और जो भी कुछ है वो क्या है, निर्धारित है पहले से, यानी हमारी सीमाएं, हमारी चीजें क्या है, निर्धारित है। ठीक, आज भी आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे आप सुनते होंगे, तो समझ ध्यान दीजिए, कई बार देखिए जब आप कुछ नहीं पाते तो कहते हैं कि जो भी किस्मत में था उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक, एक दास मलूका थे, उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये सब क्या है, नियतिवाद, ये सब नियतिवाद। ठीक है, यानी कि मानव क्या है, मानव इतना सक्षम नहीं था कि प्रकृति में परिवर्तन कर पाए। अब समझिए इससे क्या हुआ। इससे अगर आप प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या है, हावी थी, यानी पर्यावरण में संसाधन बहुत थे और उसका दोहन करने वाले लोग कम थे, या कह लीजिए कि प्रकृति में जो परिवर्तन कर पाए मानव, ऐसी तकनीकी मानव के पास नहीं थी। तो एक अलग स्थिति थी उस समय, पर्यावरण डोमिनेट आप कह लीजिए। इसमें आगे आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हालांकि भूगोल ऑप्शनल से संबंधित है, इसलिए आपको वहां तक नहीं जाना है, ऑप्शनल भी हम जानते हैं, आप हम पढ़ाते हैं, तो वहां ऑप्शनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे लोग हैं, जब आप रेडजल की बात करेंगे, डार्विन की बात करेंगे, आप इसमें सेम्पुल की बात करेंगे, एलन चर्चिल, सेम्पुल बड़ा फेमस नाम है, एक सेम्पुल थी, रेडजल की शिष्या भी थी, सेम्पुल नाम था इनका, एलन लेडी थी ये, अपने गुरु से बहुत प्रभावित थी, लेकिन बाद में अपने गुरु की भी गुरु हो गई। कुल मिला जुलाकर उन्होंने अपना एक अलग रास्ता पकड़ा और कठोर नियतिवादी थे। इन्होंने कहा कि मानव, एक लाइन उनकी है कि ह्यूमन इज द डस्ट ऑफ नेचर, मतलब मानव प्रकृति की धूल है। अब इतना तो मत गिराओ मानव को, मतलब मानव के को इतना ज्यादा इन्होंने नीचे, भाई धूल का धूल कहने का क्या मतलब, आप समझिए, यानी प्रकृति की धूल का मतलब मानव की जो गरिमा थी उसको क्या किया, नीचे किया। इसका मतलब, कहने का मतलब कि मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मानव प्रकृति में परिवर्तन करने लायक नहीं है। तो नियतिवाद निर्धारित है, जो तुम कह रहे हो हम अचीव कर रहे हैं वो क्या है, पहले से निर्धारित। तो ये एक सैंपल है, यानी कहने का मतलब कई सारे इसमें लोग हैं जो नियतिवाद को मानते हैं। हमने कहा नाम में बहुत परेशान आपको नहीं होना है, आप ये जान लीजिए कि एक ऐसी धारणा थी तो कठोर थी, इसलिए बता दिया, बहुत ज्यादा कठोर नियतिवादी कि इस प्रकार से, यानी जब प्रकृति पर मानव का नियंत्रण नहीं था बल्कि प्रकृति हावी थी, यानी कह लीजिए प्रकृति क्या थी, प्राथमिक थी, और मानव क्या था, द्वितीय था, उसको हम क्या कहेंगे। अब वहां देखिए क्या हुआ, यहां एक ऐसी स्थिति आप देखिए आई कि धीरे धीरे क्या हुआ कि संसाधन तो बहुत थे, लेकिन जो हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी कह लीजिए जो मानव सभ्यता कह लीजिए, या उसमें एडवांसमेंट कह लीजिए, या भौतिक सुख सुविधा, उसका क्या है, प्रसार कम था। समझिए धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखिए, आप जान रहे हैं जैसे कि धीरे धीरे समय बदलता गया, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, कुल मिला जुलाकर धीरे धीरे इंजन या मशीनों का आविष्कार होने लगा। औद्योगिक क्रांति का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का, जो 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में, यानी उत्तरार्ध आप समझते हैं, पूर्वार्ध मतलब 1750 से पहले, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होने का मतलब क्या है कि मशीनों का धीरे धीरे विकास हुआ। तो मानव जैसे जैसे थोड़ा सा सक्षम बनने लगा, अब क्या हुआ, जैसे हमने आपको हरित क्रांति भी बताया था, तो क्या है एक प्रकार से, भाई तकनीकी के आधार पर मानव ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। आपको भूगोल पढ़ाया था, बताया ना, हरित क्रांति यानी कम हेक्टेयर में, कम क्षेत्र में ज्यादा उपज उत्पन्न करना, कैसे, अधिक यूरिया, अधिक खाद, अधिक ज्यादा पानी, अधिक, मतलब ये सारी चीजें यूज करके, कीटनाशक, खरपतवारनाशक डालकर क्या कर रहा है, ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, दोहन हुआ, तो क्या हुआ, पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ। आप देख रहे हैं बंजर हो रही है धीरे धीरे जमीनें, बात समझ में आई। तो वैसे ही धीरे धीरे जब मानव थोड़ा सा तकनीकी विकसित हुई, मानव में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव आया, तो मानव एक प्रकार से कह लीजिए दूसरा एक प्रकार का, यानी मानव अब कह रहा है कि मानव कुछ भी प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। यानी जो दूसरा आप कह लीजिए उसको हम क्या कह लें, दूसरा एक प्रकार से संभववाद, क्या कहेंगे, संभववाद। यानी अब यहां कि मानव दूसरा एक समय देखिए, यानी जब तकनीकी का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति, तो एक ऐसा समय आया जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि मानव प्रकृति में किसी भी स्तर तक परिवर्तन कर सकता है। बात समझ में आया। तो अच्छाई क्या हुआ इसमें, इसमें अच्छाई क्या, यहां आपने देखा, यहां एक प्रकार से ये था कि संसाधन ज्यादा थे, मानव कम था एक प्रकार से,
दूसरे धीरे धीरे जब मानव बढ़ने लगा, लेकिन तकनीकी बहुत विकसित नहीं थी, तो एक प्रकार से कह लीजिए अगर आप नुकसान की बात, तो सुख सुविधाओं की कमी थी जो आप आज ले पा रहे हैं। इसका मतलब एक प्रकार से कह लीजिए वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ था। तो वैज्ञानिक विकास बुरी बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझिए अंतर कहाँ आएगा जब कोई चीज एक्सट्रीम पर चली जाती। तो दूसरा मैंने कहा संभववाद आया। तो यहाँ अब ये धारणा कि मानव धूल की धूल है, ऐसा कुछ नहीं है। मानव सेकेंडरी है, प्रकृति प्राइमरी, ऐसा नहीं। ये क्या कहेगा कि मैन कैन डू एनीथिंग, मानव कुछ भी करने में सक्षम, संभव, गलत, सब कुछ संभव है। तो ये जो वाद है कि मानव प्रकृति में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है, मानव कुछ भी करने में सक्षम है, ये संभव है। इसके जनक रहे विडाल डी लाप्लास, शॉर्ट में इसको लाप्लास कहते हैं। विडाल डी लाप्लास नाम था। फिर मैंने कहा नाम से बहुत परेशान नहीं होना है, नाम की चर्चा आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। विडाल डी लाप्लास, बहुत सारे और लोग रहे, लेकिन अब समझिए हुआ क्या, संभववाद का फायदा क्या हुआ जो आज आप देख रहे हैं। सुख सुविधाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ। आप देखिए एसी, गाड़ियां, फ्रिज, जो सुख सुविधा आप देखिए, ठीक, तब तो सुख सुविधा तो बहुत बढ़िया, लेकिन हुआ क्या कि मानव इतना संभववाद पे अभावी हो गया कि अब आप अंटार्कटिका की बर्फ पिघलाकर वहां मकान बनाएंगे, आप आर्कटिक सागर के आसपास ठंडे क्षेत्रों में सब्जी उगाएंगे, ठीक है, हुआ रहे। आप एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्बन इमिशन कर रहे हैं, पता लगा ग्लेशियर पिघलने लगा, सी लेवल राइज करने लगा, छोटे छोटे द्वीप जो है वो डूबने लगे। सांस लेना, पर्यावरण को आपने काट काट के अंधाधुंध इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, आपने घास के जो मैदान थे साफ करके वो कृषि क्षेत्र बना दिए। तो हुआ क्या, अंधाधुंध आपने वनों की कटाई की, जब आपने पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पूरी तरह से बड़े पैमाने पर पर्वतों की सीने को चीर दिया, होटल मोटल, ठीक, सुरंग, आप सुरंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायनामाइट लगा के आप तोड़ रहे हैं, ठीक, तो कहां तक बर्दाश्त करेगा, ठीक। तो जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वहन क्षमता, यानी कोई आपके सीने पे चढ़कर आपको पूरी तरह से एक कूट रहा है, समझ लीजिए, कहां तक बर्दाश्त होगा। तो जहां तक दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं वहां तो ठीक, लेकिन जब अब आप एक कमजोर को उतना दबाइए दबाइए उसको बेचारे को, ठीक, तो जब उसको लगेगा बस अब और नहीं, तो फिर पूरी क्षमता से कहीं ना कहीं आपको प्रभाव, और ये तो प्रकृति है, कुछ भी हो हम उसी के अंश हैं। देखिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा भी ये भी है, नहीं कि अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको चीजों को संवेदनशीलता से लेना पड़ेगा, तब आपकी समझ में इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये भाव भंगिमा बनाकर आपके साथ सामने कुछ अलग से आपको प्रवचन देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक शिक्षक के रूप में एक ही चीज, विद्यार्थी भी रह चुके हैं पहले, एक अभी शिक्षक हैं, तो हर अवस्था से गुजरे, हमने एक ही चीज सीखा है कि अगर आप संवेदनशीलता के साथ किसी पर्टिकुलर इश्यू को उस पर्टिकुलर स्थिति में जाकर पढ़ते हैं तो औरों से जल्दी आप उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी, और तब आप औरों से बेहतर लिख सकते हैं। तो आपको समझना भी पड़ेगा ये संवेदनशीलता। आप समझिए, देखिए कैसे किया, हमने क्या कहा, हर क्षेत्र में आपने वनों को बड़े पैमाने पर काटा, अभी भी काट रहे हैं, ठीक है, उद्योग लगाए, जहां से वो जो पेड़ जहां कटे, आप सोचिए कि जो ऑक्सीजन देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, आगे हम लोग देखेंगे एक शब्द आएगा कार्बन सिंक, यानी कार्बन, जो कार्बन होता है उसको अवशोषित करते थे, कार्बन सिंक कहे जाते हैं जब पेड़ पौधे वाले जो एरिया। तो एक तो वो जो कार्बन को अवशोषित करते थे और ऑक्सीजन देते थे, तो एक तो आपने उन्हें काटा, यानी अब जो कार्बन निकल रही वो तो उसको अवशोषित करने वाले चले गए, ऊपर से जो आपने लगाया वो और बदले में आप कार्बन, आप देखिए कि दोहरा नुकसान आपने किया। यानी एक तो जो गलत चीज या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाले थे जो कि नुकसानदायक है एनवायरमेंट के लिए, ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर हो जाए, उसको आपने काट के वो कार्बन सिंक यानी पेड़ पौधे हटा दिए। दूसरे वहां बदले में लगाया क्या आपने, फैक्ट्रियां, जो क्या दे रही हैं, प्रदूषण, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मतलब वो दुनिया भर का। तो आपने दोहरा नुकसान किया। आपने घास के जंगलों को, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि जो बायोम, आगे इन्वायरमेंट में ही बायोम हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े पैमाने पर, जिसमें आप टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, जो शीतोष्ण घास स्थल हैं, जिसको हमने आपको बताया था, प्रेरी, पंपास,
जो गेहूं के बहुत बड़े बड़े मैदान है, ये नेचुरल बायोम थे, घास स्थल थे। और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी बायोम का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो इन्हीं घास स्थलों का। उसको काट कर वहां आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, खाद यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। पर्वतों को मैंने कहा आप वहां पर्यटन के विकास के लिए आपने बहुत सारे वहां निर्माण करना शुरू कर दिया, तो एक लेवल तक तो ठीक। लेकिन आपने अतिरिक्त कर किया आपने, तो क्या हुआ? लैंडस्लाइड होगा, भूकंप आएगा। यही होगा लैंडस्लाइड, देखिए हो रहा लैंडस्लाइड, बड़े बड़े बांध बना दिए आपने। तो ये सब मिला जुलाकर यानी संभववाद में हम इतने सक्षम मानने लगे, इतना सक्षम अपने आप को, कि हमने क्या किया? हमने अंधाधुंध दोहन किया। क्या दिया? अंधाधुंध। शब्द ही अपने आप में काफी। अंधाधुंध क्या किया? ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना हमारा। हाँ, मध्यम मार्ग हर समस्या का समाधान। वेरी गुड बेटा, एकदम सही समझ है। मध्यम मार्ग से बेहतर कोई मार्ग नहीं जब जीवन की बात आती। तो अंधाधुंध दोहन किया हमने, तो क्या हुआ? यहीं से समस्या शुरू। और वर्तमान में आते आते स्थिति क्या हो गई? एक ऐसी स्थिति हो गई कि जब संसाधनों का इतना दोहन होने लगा कि पर्यावरण में क्या हुआ? कभी सारे शब्द यहीं से आए। इसी पर्यावरण में प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? मैंने कहा ना कि प्रदूषण का मतलब क्वालिटी गिरना। किसका? पर्यावरण की क्वालिटी गिर गई। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में अवैध तत्वों का या जो अवांछित तत्वों का प्रवेश हुआ, जहरीले तत्वों का प्रवेश हुआ। अब पर्यावरण में सभी कुछ है, वायु है, जल है कि नहीं? तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो आप जितना देखिए, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, सब प्रदूषण संबंधित इसी से हो। तो ये समस्या उत्पन्न हुई। और इतना ज्यादा कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सांस लेना भी क्या है? मुश्किल। उस पर पर्टिकुलर जब आगे डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर कुछ खासकर भारत के संदर्भ में, और कोई दिल्ली की जैसे एक विशेष स्थिति है, खराब हो गई है, तो एक तो भौगोलिक दशा का परिणाम है, दूसरे मानवीय हस्तक्षेपों का। आप पराली वराली के बाद बार बार सुनते आए हैं। तो उसके साथ साथ दिल्ली तट से दूर है, तो तट पर हमेशा हवा चलती है। आपको पता है, सागर समीर, स्थल समीर, लेकिन तट से दूर है तो वहां हवा इतनी ज्यादा नहीं। तो क्या होगा? अस्थायित्व हो जाएगा। हवा चल, देखिए जब आप सुनते हैं ना कोहरा है या धुंध है, हवा चल गई तो छट गया। हवा ही नहीं चलेगी तो वही क्या होगा? परमानेंट। और जितने ज्यादा दिन तक रहेगा और निचले स्तर पर रहेगा, आप जाएंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा? आप उससे प्रभावित होंगे। कहां तक बचेंगे? कितना भी मास्क आप लगा लीजिए, दोहरी मार। एक तो कोरोना, कोरोना का रोना, दूसरा ये इसका प्रदूषण, ठीक है। तो आप देखिए क्या स्थिति। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे। तो ये जो आप देखिए, इससे ये नुकसान हो, ठीक। इसीलिए तीसरी विचारधारा आएगी और जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तीसरी जो विचारधारा, उसको हम क्या कहेंगे? नव निर्धारणवाद। नव निर्धारणवाद या इसी को नव नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। नव निश्चयवाद भी कहते हैं। नव निश्चयवाद, नव नियतिवाद, नव निर्धारणवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इसको अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म। इसी को एक और कहते हैं, इसी को स्टॉप एंड गो थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं? स्टॉप एंड गो थियरी। स्टॉप एंड गो। ध्यान से समझिएगा, ये जो नव निर्धारणवाद आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार से मध्यम मार्गी। और आगे जब हम सतत विकास की अवधारणा की बात करेंगे, जिसको मैंने कहा पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, ऐसे तो आप आगे देखेंगे कहां से क्या हुआ, हम उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, वो भी लास्ट टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मूल है वो कहां से मिलता है? इसी में मिलता है, ठीक है, नव निर्धारणवाद में। एक प्रकार से इसमें क्या है, इसके जैसे एक थे बुजुर्ग व्यक्ति, ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। बुजुर्ग व्यक्ति दिमाग देता है सही। कई बार बुजुर्गों में भी कई क्वालिटी होती है। कुछ सठियाए हुए होते हैं, उनसे मत सलाह लेना, नहीं तो कबाड़ा कर देंगे, ठीक। ग्रिफिथ टेलर, तो ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति।
यहाँ आप जो ये देख रहे हैं, इसमें एक प्रकार से समझिए, जैसे हम लोग शुरू में जो बात कर रहे थे कि यहाँ कोई ये नहीं कि नहीं मानव सब कुछ कर सकता है, प्रकृति सेकेंडरी है, मानव प्राइमरी है, या मानव जो है सेकेंडरी, मतलब कोई एक सेकेंडरी या प्राइमरी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं। ये क्यों माने हम भाई? हम क्यों कहें कि मानव सब कुछ कर सकता है या कहें कि मानव कुछ नहीं कर सकता? ऐसी विचारधारा की जरूरत क्या है? कहने का मतलब एक्सट्रीमिज्म या अतिवाद की जरूरत क्या है? ठीक है, क्या बीच में कोई मध्यम मार्ग नहीं है? जैसे जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो जैसे मान लीजिए आपका आपके फादर से, मदर से, घर परिवार से विवाद हो गया, तो क्या ऐसा रास्ता नहीं कि आप कहें कि मैं एकदम नहीं मानूंगा आपकी बात, या वो कहें मैं आपकी बात एकदम नहीं मानूंगा, या हम अपने को कह लें कि हमारे परिवार से, तो क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि भाई कुछ थोड़ा सा हम माने, कुछ आप मानिए? क्या इससे बेहतर, ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता? और शायद जीवन जीने के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही। अगर इस पर आदमी, आज देखिए जितना आप आगे पढ़ेंगे, आपको तो हर जगह आप सोसाइटी का टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में, आप देखिए लगातार ये धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, दुनिया भर की आप देख रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात हो रही है, कट्टरता की बात हो रही है। ये सब केवल एक ही कारण से, मैं श्रेष्ठ तुम मुझसे कमतर, जिस दिन ये धारणा खत्म हो गई कि हम भी, तुम भी, तुम्हारा भी अपना अस्तित्व है, हमारा भी अपना अस्तित्व है, ठीक है, कुछ तुम एक कदम चलो, कुछ एक कदम हम चलते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में साथ आ सकते हैं, जैसा कि हमेशा से समाज रहा है, तो फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन जब ये बात आए कि केवल मेरा धर्म श्रेष्ठ, केवल मैं श्रेष्ठ, तुम कमतर, तुम निकृष्ट, तो फिर कहीं से कुछ होने वाला नहीं। और आप देख रहे हैं यहां भी यही, इसमें न मानव को श्रेष्ठ मानने की जरूरत है, न प्रकृति को, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। सीधी सीधी बात है, ये धारणा क्या है? ठीक है, ये धारणा का मतलब क्या कि दोनों का अस्तित्व है, यानी कहने का मतलब कि मानव जो है वो बिना पर्यावरण के क्या है? अधूरा है। यानी मानव अगर पर्यावरण नहीं है तो अपनी आवश्यकता के लिए किसके पास जाएगा? ठीक है, और अगर मान लीजिए मानव ना हो तो पर्यावरण फिर है किसके लिए? बात समझ आ रहा है कि अगर मानव ना हो तो फिर पर्यावरण की खूबसूरती या पर्यावरण का संसाधन किसके लिए, क्या काम का? अगर मानव विहीन हो जाए धरा तो आखिर वो पर्यावरण किसके काम? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अतिशयोक्ति धारणाओं से बचकर मध्यम मार्ग पर ध्यान देना है। और इसका मतलब ये है कि यहां इस बात को ध्यान रखना है कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। और जब ये धारणा आएगी तो फिर ये होगा, यानी मानव अपनी आवश्यकता के हिसाब से मानव सक्षम है, एक स्तर तक प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। सुख सुविधाओं के लिए तकनीकी विकास करना मानव की जरूरत है, क्योंकि लगातार सभ्यताएं विकसित हो रही हैं, तो उसमें तकनीकी विकास के द्वारा मानव कुछ हद तक प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही परिवर्तन उसमें संभव। एक सीमा से अधिक अगर परिवर्तन करेगा तो क्या होगा? वो फिर पर्यावरणीय प्रदूषण या वो पर्यावरण का क्या होगा? ह्रास होगा। ठीक, तो वहीं से मैंने कहा ना कि धारणा जैसे सतत विकास आप कहते हैं, तो सतत विकास का मतलब वही है कि हमें अपनी आवश्यकता की तो बात करनी है, हमें अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम संसाधन छोड़कर जाएं, ये सुनिश्चित करें। और ये भी सुनिश्चित करें कि हम संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ प्रकृति की प्रदूषण यानी प्रकृति के पर्यावरणीय संतुलन में कम से कम असंतुलन उत्पन्न करें, या कह लीजिए प्रकृति का प्रदूषण कम से कम करें। उसके लिए क्या करना होगा? अवांछित या विषैले तत्वों का जनरेटर है उसका उत्पादन कम से कम करना होगा, या तकनीकी का इस्तेमाल पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए करना होगा। तो जैसे हमने कहा स्टॉप एंड गो, इसमें रुको और जाओ, यानी थोड़ा सा सोचो। जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक पर, ट्रैफिक वाला जो पुलिस होता है वो क्या करता? वो आपकी दिशा नहीं परिवर्तित करेगा, लेकिन बस आपको क्या करेगा? कुछ समय के लिए रोक देगा, कुछ समय के लिए रोक देगा, दूसरी तरफ ट्रैफिक निकल जाएगा, फिर आपको कहेगा। यानी एक प्रकार से क्या है? संतुलन के साथ। अब चारों तरफ सब इकट्ठे आ जाते तो भिड़ जाए, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं की चेक एंड बैलेंस वाली कंडीशन है कि रुकिए, विचार करिए, देखिए कि आपके इस कार्य से, इतना दोहन से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान हो रहा है। और प्रकृति का नहीं, अल्टीमेटली वो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा, आपका। आपने कहा हमने अपनी सुविधा के लिए फैक्ट्रियां स्थापित की,
अब अगर वही फैक्ट्रियां मिलकर इतना धुआं उगलने लगे कि हमारा आपका सांस लेना ही मुश्किल हो जाए, तो वो विकास किस काम का? और यही सबसे बड़ा डिबेट। अब फिर इसमें हमने कहा कि आगे जब आप आएंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि आखिर विकासशील और विकसित देशों का इश्यू क्या है। बड़े लेवल पर जब आगे हम लोग चलेंगे, उसमें आप और विषयों के साथ उसमें जुड़ जाएगा, तमाम सारी चीज आप देखेंगे कि हमें विकसित देशों का पक्ष क्या है, विकासशील देशों का पक्ष क्या है, वो सारी चीजें उसमें क्या है शामिल हो जाएंगी महत्व। तो ये बात देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? नव निर्धारणवाद। नहीं नहीं, पूरक की बात नहीं बेटा, नव निर्धारणवाद ये पहले की धारणा है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। इसीलिए कहा ना, इसीलिए पूरक की बात नहीं कह लीजिए आपकी, यहीं से वो इस धारणा का प्रारंभ होता है। जब आगे हम सतत विकास की बात करेंगे, तो चूंकि सतत विकास में भी यही बात है कि आप अपने आवश्यकता को पूरा करिए, लेकिन जो उससे नुकसान प्रकृति को हो वो कम से कम हो। तो वही बात कहीं कहीं, इसलिए हमने कहा ना कि कहीं न कहीं अगर आपको कहीं ये धारणा मिले कि नव निर्धारणवाद से कहीं न कहीं सतत विकास की अवधारणा, या उसमें कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि सतत विकास की अवधारणा के बीज नव निर्धारणवाद से ही दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या होगा? हाँ, यद्यपि किसी ने कहा नहीं अभी तक कि हम आपको विश्लेषण बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको हमारे विश्लेषण से क्लियर हो गया कि हाँ ऐसी चीज है इसमें। ठीक है, बाकी वो अलग जगह जनरेट हुई थी जो आया था। जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर कोई एक शब्द है, जैसे वो शब्द किसी ने पर्टिकुलर दिया, तो वो नोटिस हो गया कि इस सन में ये व्यक्ति यहाँ बोलते हुए या यहाँ लिखते हुए शब्द दिया। और ये होता है कि आप जब पढ़कर आपकी विचारधारा प्रगाढ़ होती, मजबूत होती है, तो आप जैसे भी विश्लेषण कर पा रहे हैं कि भाई ये और वो उसमें तो सिमिलरिटी है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, वो आप कहीं लिख भी सकते हैं, तो वो काटने वाला काटेगा, बल्कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है, यहाँ से उस चीज को कोरिलेट करके यही मौलिकता होती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको हमेशा जो है लाभ देंगी। चलिए, तो ये हो गया। अब आप इसमें देखिए अब देखिए, इसको जानने के बाद आपने इसको देखा। अब जैसे चलिए, इधर चर्चा शुरू हो गई कि मध्यम मार्ग सबसे बेहतर मार्ग है, बहुत सही। ठीक है, अब चर्चा बाद में करना, समझ बहुत अच्छी है आप लोगों की, बस ऐसे बनाए रखो, चर्चा बाद में। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद देखिए, जैसे मैंने कहा कि दूसरी बात की आप देखिए कि मानव ने पर्यावरण में क्या परिवर्तन किया और खुद कैसे प्रभावित हुआ। ये बहुत ही ओपन टाइप का है, अब आप खुद ऐसे समझ लें। अब जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया, मान लीजिए मानव का सिंपल देखिए, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मानव पर्वतों पर भी रहने लायक घर बना दे रहा है। मानव आप देख रहे हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे अनुसंधान क्षेत्र खुले हुए हैं। यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक आप जानते हैं दो ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, यानी रहने लायक दशा वहां नहीं। फिर भी मानव ने वहां रहने लायक जगह अपनी बना ली है। ठीक, एक प्रकार से ये प्रकृति का या पर्यावरण में कह लीजिए कि अपनी तकनीकी द्वारा परिवर्तन। मैंने कहा कि ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस जो आप जानते हैं, ग्रीन हाउस आगे गैस का स्पेशली इसमें हम बात करेंगे। हमने आपको जो भूगोल पढ़ाया था तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था, पढ़ाया था, याद है? भूल गए? सब भूल गए। ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो आते वक्त वायुमंडल को क्रॉस करके, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन है। ठीक है, तो शॉर्ट वेव लघु तरंगे हैं तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो क्या उल्टा, जो आने वाली है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी जो है n इक्वल टू 1/λ, जानते होंगे। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में अपोजिट संबंध होता है, यानी आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम है। तो जो शॉर्ट वेव्स हैं, जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं, लघु तरंगे, उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी, ये तरंग दैर्घ्य क्या है? कम होती।
तो वो क्या करेंगी, वायुमंडल में अंदर प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन जब जाने लगेंगी तो उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो वायुमंडल द्वारा क्या है, ट्रैप कर ली जाती है। तो वैसे ही वायुमंडल गर्म होता, हमने आपको बताया था। यानी यहां भी वही कंडीशन होगा कि एक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करके एक प्रकार से आप देखिए ठंडे क्षेत्रों में भी सब्जी उब्जी उगाने का काम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। यानी मानव कहीं न कहीं पर्यावरण में परिवर्तन की बात कर रहा है। फिर जैसा मैंने कहा कि पूरी तरह से जंगलों को साफ करके उद्योगों को लगा रहा है। ठीक है, जगह जगह अपनी बस्तियां बसा रहा है। आप देखिए कि लगातार समुद्र से तेल और अन्य संसाधनों को निकाल रहा है। बहुत सारी जगहों पर जैसे नीदरलैंड वगैरह में पोल्डरलैंड बोला जाता है उसको, समुद्र तटीय समुद्र को सुखाकर वहां क्या है, उस जमीन को एक्वायर कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। यानी तटीय क्षेत्रों में समुद्र को सुखाकर वहां से भूमि उत्पन्न कर ले रहा है। इतना लगातार सागरीय संसाधन पर, स्थल वाले संसाधन पर जंगल सिकुड़ते चले जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। आप देखिए, मैंने कहा पर्वतों पर लगातार बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ कर वहां रोड और होटल और मॉडल का सब निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो सागर, स्थल, जल, ठीक, यहां तक आप वायु की बात कर लीजिए, कितने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट सब छोड़े गए, सब कचरा ही तो है। एक समय के बाद सब क्या है, अंतरिक्ष। आप आगे पढ़ेंगे साइंस टेक तो उसमें ई वेस्ट, जो स्पेस वेस्ट, सब अंतरिक्ष में तमाम सारे कचरे, उसका भी जिक्र होगा। तो बड़े पैमाने पर हर जगह क्या है, तो मानव ने एक प्रकार से बड़े पैमाने पर क्या किया है कि प्रकृति में परिवर्तन किया। ठीक है, यानी जो रहने लायक स्थान नहीं है वहां भी क्या है, घर। आप देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने लायक स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी वहां क्या है, बड़े बड़े, आप पूरा गल्फ कंट्रीज देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और वो एक नए आप वातानुकूलन जिसको आप कह लीजिए, जो एसी वगैरह सारी चीजें, आप ये क्या है एक प्रकार का कि आप चाहे ब्लोअर देख लीजिए, कहीं ठंडी है तो गर्मी का एहसास लीजिए, गर्मी है तो फिर जो है एसी द्वारा आप ठंडक का एहसास, मतलब आप टेम्परेचर में भी 50 डिग्री जो नेचुरल टेम्परेचर में भी आप आराम से अपने जो भी जिस टेम्परेचर पर चाहे आप आनंद ले सकते हैं। तो ये क्या है, जिसका मतलब कहीं न कहीं मानव ने कठिन पर्यावरण या उसमें आप कह लीजिए तकनीकी के वजह के कारण, तकनीकी के प्रभाव से उसको अपने अनुकूल बनाया। लेकिन ये तो हो गया मानव का प्रयास। लेकिन आपको लगता है क्या मानव हर जगह परिवर्तन कर ही लिया? मानव नहीं कर पाया। एक सीमित क्षेत्र के अलावा मानव अभी भी आर्कटिक और अंटार्कटिक पर अपना अड्डा पूरी तरह से नहीं बना। यानी कह लीजिए कि अगर तकनीकी द्वारा बना पाया है तो बहुत सीमित लोगों के लिए, केवल रिसर्च बेस्ड, ये नहीं बड़े पैमाने पर बस्तियां बसने संभव नहीं। बस समझ में आया? एक सीमित क्षेत्र में, यानी अभी भी अगर आप बात करें चाहे ऐसी चाहे उसकी बात, तो अभी भी सीमित लोगों, ऐसा नहीं कि नहीं हर जनमानस के पास वो स्थिति, या अगर सब्जी उगा रहे हैं, मैंने कहा आर्कटिक क्षेत्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं, नहीं। आज भी अगर मानव बांध बनाएगा, बड़े बड़े बांध, तो क्या है बदले में, वो क्या है, भूकंप उत्पन्न होगा, हो रहा है, सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड। अगर आप पर्वतों, मैंने जैसा कहा कि अब पर्वतों का जो बैलेंस है, जो उसका संतुलन है, खराब करेंगे, गुरुत्व जो उसका है, ग्रेविटेशनल जो उसका बैलेंस है, खराब करेंगे, तो वहां से लैंडस्लाइड हो रहा है, भूकंप की स्थिति देखिए आप हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, तो आज आप तमाम सारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप देखिए चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि लानिना एल नीनो इम्पैक्ट भूगोल में आपने पढ़ा है, तो वहां आप देखिए इसका प्रभाव मानसून पर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाजुलाकर आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाजुलाकर कि मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया तो एक सीमित क्षेत्र में ही किया। यानी पूरी तरह से प्रकृति बदले में क्या है, रिएक्ट भी करती, और उससे आज भी मानव के पास भूकंप का कोई कोई जोड़ तोड़ कोई नहीं है। पता है, आज भी सुनामी आएगी तो आएगी, उससे आप केवल थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं, पूरी तरह से निराकरण नहीं कर सकते। ठीक, यानी जो आपदाएं हैं एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है नेचर का, जिसका मानव के पास कोई भी तोड़ अभी तक नहीं। अरे सब छोड़ दीजिए, जैविक की बात, आपदा पड़ेंगे, अभी आया तो कोरोना, एक एक कोरोना आज से नहीं, पता नहीं कितने किताबों, छोटी सी किताबों में बहुत पुराने में जिक्र है। बायोलॉजी हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय बहुत पुराने, बल्कि मैं तो कहूँ छोटी सी एक वन लाइनर लूसेंट आती है, उसमें भी कोरोना वायरस लिखा हुआ है। ठीक, तो कोरोना वायरस कोई ऐसा नहीं कि नया वायरस आप सोचते, नया वायरस नहीं है। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आते हुए आप पुरानी किताबों में भी, साइंस की किताबों में इसका जिक्र था।
दुनिया में देखिए विज्ञान विज्ञान का बहुत बढ़िया उदाहरण है। विज्ञान का विकास कहां तक हो गया, ह्यूमन क्लोनिंग तक करने का हम दावा करने लगे, ठीक। लेकिन एक छोटा सा आप कहिए कि नगण्य एक वायरस आया, साल भर होने को आ गया, दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, ठीक है, कहां गया विज्ञान, कहां गई तकनीकी, ठीक है। मानव पूरी तरह से निरीह है, ठीक, जैसे लग रहा है प्रकृति के सामने भीख मांग रहा है, ठीक। जो नास्तिक थे वो भी आस्तिक हो गए कि हे प्रभु अब ये समस्या जाए छोड़ के, ठीक। देखिए क्या स्थिति, अभी भी उसका कोई वैक्सीन निकल नहीं पाया, आप खुद देख रहे हैं, खुद विश्लेषण करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद समझ सकते हैं कि ठीक, अब वो अलग बात है, आप उसको कहिए चाहे प्राकृतिक है चाहे वो मानव निर्मित है, लेकिन मिला जुला कर क्या है कि अभी भी मानव के पास कुछ समस्याएं हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। तो कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मानव ने प्रकृति पर एक लिमिट से ज्यादा कभी प्रभाव उत्पन्न किया। तो इस प्रकार इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, यानी मानव का पर्यावरण पर प्रभाव तो है लेकिन एक सीमित दायरे में ही रहकर। आज भी प्रकृति जब रिफ्लेक्ट करती है, जब प्रतिक्रिया करती है, जब रिएक्शन देती है, तो फिर उस रिएक्शन से बचना मुश्किल नहीं। जैसे मैंने कहा, आगे आप आपदा प्रबंधन भी पढ़ेंगे, उसमें आप भूकंप की बात, उसमें आप चक्रवात की बात, ठीक, उसमें आप सुनामी की बात पढ़ेंगे, उसमें बाढ़ सूखे की बात पढ़ेंगे। है प्राकृतिक लेकिन मानव निर्मित चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है, कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको एक समग्रता में लेना है और इन चीजों को समझना है। तो ये आपका जो है टॉपिक रहा, यानी मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, और जैसा मैंने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में ही पड़ पाया, इस चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हाँ यही हम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, फेवरेट ही है। क्यों है ये आप देख रहे हैं, चर्चाओं से समझिए। तो ये चीजें हैं, इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब यही एक एक करके, जैसे मैंने कहा कि एक एक करके यही सारी चीजें क्या है हम लोगों को आगे लेकर जाना। अब इसमें जैसे मैंने जितने टॉपिक डिस्कस किया, जैसे मैंने कहा पर्यावरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण का जिक्र आपने देखा कैसे प्रभावित करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर हम लोग जो पारिस्थितिकी है उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे, और पारिस्थितिकी में जैव और अजैव घटकों को समझेंगे। और फिर जैसे मैंने कहा फंक्शन, यानी कैसे एक दूसरे से तालमेल, कैसे, या कह लीजिए कि फंक्शनल यानी क्रियात्मक संबंध क्या है, कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उसको समझेंगे। और उसमें एक एक करके हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी कितना समय है, अभी टाइम है, तो चलिए अभी 15 मिनट का करीब समय हम लोगों के पास है। तो आगे जो है पारिस्थितिकी की थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। पारिस्थितिकी हेडिंग डालिए, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी की चर्चा हम लोग आगे करते हुए और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पारिस्थितिकी, क्या कहना चाह रहे हो, सब मिल जाएगा? ना 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 ना, जो ओरली जो बोल रहे हैं वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना सारा हाँ नोट कर सकते हो, बाकी सब ये सारी जो चीजें हैं तुम्हें मिल जाएगी, ठीक। वो तुम्हें जैसे टॉपिक वाइज, टॉपिक, हाँ अब ये बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको तो हार्ड कॉपी देना है। वो सब सारी चर्चा क्लास के बाद, ठीक है। अभी हम हैं कहीं गए नहीं है, ठीक है, बाकी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए तो पारिस्थितिकी की हम लोग चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी टॉपिक डालिए आप, शुरुआत ही है, पर्यावरण की समझ के बाद पारिस्थितिकी, 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 देखिए दो शब्द, ये इकोलॉजी, ये क्या है, एक बात करेंगे हम इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी, ये क्या है, इकोलॉजी। जब हम लॉजी या कहीं आप देखते हैं जैसे जियोलॉजी करते हैं ना, जियोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, यानी लॉगस एक प्रकार का, जैसे इको प्लस लॉगस, लॉगस का मतलब अध्ययन। तो हम लॉजी कहते हैं तो कहीं कहीं जैसे जहां ये लग गया वहां एक विज्ञान की बात होती, क्या है, विज्ञान। यानी दो शब्द है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे एक इकोलॉजी और एक क्या, इकोसिस्टम।
जैसे जब हम सिस्टम की बात करते हैं, समझिएगा, देखिए ये सब बहुत ही बेसिक, किताबों से सब समझ में नहीं आएगा, रट लेने से केवल महज समझ में नहीं आएगा। हमने कहा एक इकोलॉजी, लॉजी हमने क्या कहा, तो एक अध्ययन, एक समझ में आया, एक विज्ञान के तौर पर, एक क्या है, विज्ञान के तौर पर एक विधा कह लीजिए, जैसे हमने कहा साइकोलॉजी है, जियोलॉजी है, जूलॉजी है, वैसे इकोलॉजी, इकोलॉजी या इकोलॉजी या इकोलॉजी है। और एक है इकोसिस्टम, और जब हम सिस्टम कहते हैं तो उससे तंत्र का बोध होता है। जैसे हम जब तंत्र कहें, जैसे हम कहें जब आप आईएएस बनेंगे तो एक तंत्र में जाएंगे, ठीक, तो तंत्र का मतलब क्या है, वहां एक फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब वहां कार्य का बोध हो रहा। जब हम तंत्र कहते हैं तो तंत्र का मतलब क्या है, रनिंग, यानी फंक्शनल है, वो क्या है, फंक्शनल है, प्रैक्टिकल कह लीजिए एक प्रकार से, अगर और सरल कर दें तो तंत्र है, फंक्शन का बोध, कार्य का बोध होगा, एक क्या होगा, एक सिस्टम का बोध होगा, एक कार्य का बोध होगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो ये जो इकोलॉजी शब्द है, इसको दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया सबसे पहले। जो सामान्य जानकारियां हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, बाकी जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। अर्नेस्ट हेकल 1869 में दिया, 1869 में। सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में दिया। गांधी जी कब पैदा हुए थे, हाँ, तो थोड़ा सा मतलब ये इसलिए कह दिया कि कई बार कोरिलेट, कई बार कुछ चीजें कोरिलेट कर लिया करिए तो चीजें याद रहती हैं, वो और भी चीजें काम आपको आगे देंगी। तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया, ठीक है। इसका मतलब इकोलॉजी का मतलब ओइकॉस प्लस लॉगस, क्या था, ओइकॉस प्लस लॉगस। देखिए लॉगस मतलब मैंने पहले कहा ना, इकोलॉजी का मतलब, लॉगस का मतलब अध्ययन, ओइकॉस का मतलब क्या होता है कि जीवों का पर्यावरण, जीवों का यानी किसी का एक निवास स्थल कह लीजिए, ठीक है, यानी जीवों का उनके पर्यावरण के रूप में या जीवों का उनके निवास स्थल के रूप में जो अध्ययन है वही क्या था, इकोलॉजी था। यानी यहाँ दो शब्द है, मैंने कहा ओइकॉस और लॉगस। लॉगस का मतलब क्या है, अध्ययन है, और ओइकॉस जो है उसका कहीं न कहीं संबंध क्या है कि जीवों का उनके एक घर के रूप में, यानी जो पर्यावरण या जो परिस्थिति आप देख रहे हैं वो एक प्रकार से कह लीजिए कि जीवों का एक घर या निवास स्थल, जीवों का एक निवास स्थल है, इससे आपको संबंध है। यानी जीवों का उनके निवास के रूप में अध्ययन, या कह लीजिए जीवों का, उसमें आप लिख लीजिए जीवों का उनके निवास के रूप में अध्ययन। जीवों का उनके निवास के रूप में अध्ययन, ठीक है। जबकि जो इकोसिस्टम शब्द है, इकोसिस्टम, ठीक है, अभी तंत्र हम लोग देखेंगे क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र उसके प्रकार देखेंगे तो उसको विस्तार से, लेकिन सामान्य नहीं समझ लीजिए। जबकि जो इकोसिस्टम जो शब्द था उसको एजी टांसले ने 1935 में दिया। यानी ये शब्द, इसके अलावा जो इकोसिस्टम था, क्या नाम था, इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जब हम कहेंगे, ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र जब बात करेंगे तो एजी टांसले ने, एजी टांसले 1935, इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने 1935 में दिया। ठीक है, यानी एक प्रकार से पारिस्थितिकी एक शाखा है, पारिस्थितिकी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। पारिस्थितिकी एक शाखा है, पारिस्थितिकी का मतलब मैंने जैसा कहा कि जीवों और उनका पर्यावरण, यानी जीवों का जो निवास स्थल है और उसका जो पर्यावरण है उसका जो समग्र अध्ययन हम करते हैं। या एक प्रकार से कह लीजिए कि जीव और अजीव संबंधों का जो आपसी संबंधों का जाल है, या कह लीजिए जीवों का पर्यावरण के प्रति, या जीवों का आपस में अन्य जीवों के प्रति, या उन जीवों, सभी जीवों का अपने पर्यावरण से जो संबंध है उसका जो अध्ययन है वही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब जब तंत्र, मैंने कहा अंतर समझिएगा, ये
शाखा हो गई। इकोलॉजी की जब बात करते हैं, जब तंत्र की बात है तो उससे एक फंक्शन का बोध होगा, उससे एक क्रियात्मक इकाई की बात होगी। यानी जब तंत्र कहेंगे तो उसमें हम आगे फिर जब वही अभी जो बात पर्यावरण के संदर्भ में कह रहे थे, जब यहाँ तंत्र कहेंगे तो जैव और अजैव घटकों को हम पूरी तरह से फिर से समझेंगे। और उसके बाद देखेंगे, जैसे हमने अभी कहा कि जैव घटक जब बात होगी, यानी इसमें फिर से वही बात कि जैव और अजैव घटकों का एक जाल है। यहाँ जैव और अजैव घटकों को फिर हम विस्तार से एक एक करके समझेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता क्या है, सब सारी चीजें। जैव प्लस अजैव घटक। जैव प्लस अजैव घटक, जैसे मैंने कहा जैव में जब यहां बात करेंगे तो यहां जंतु प्लस वनस्पति या वनस्पतियां प्लस सूक्ष्म जीव, तीनों। ठीक है, यहां ये जो वनस्पतियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, उत्पादक। क्या है, उत्पादक। वनस्पतियां उत्पादक हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चूंकि इनके अंदर भोजन निर्माण की क्षमता होती है, ये ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप है, स्वपोषी जिसको कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल है, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है, तो उत्पादक है, ये उत्पादक है। ये जैसे जो जंतु हम कह रहे हैं, ये कॉमनली देखा जाए तो क्या है, ये उपभोक्ता है। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, वियोजक है। क्या है, वियोजक है, डीकंपोजर, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स, दीज आर प्रोड्यूसर्स। ये कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। और ये क्या है, डीकंपोजर, डीकंपोजर। इन तीनों चीजों को आप याद रखिए। तो ये है आपके। अब देखिए, इसमें एक एक करके जब हम लोग आगे खाद्य जाल पढ़ेंगे, आगे भी खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला में देखेंगे कि ये उत्पादक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, नीचे होंगे सबसे पायदान पर। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, उपभोक्ता, उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, जिसके टॉप कंज्यूमर भी हम लोग कहते हैं, एक ऊपर तक जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर तक जाएंगे वैसे वैसे संख्या इनकी कम होती जाएगी, पिरामिड बनेगा, कई सारी बातें होगी, मनुष्य संख्या का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, वो सारी चीजें, ऊर्जा का पिरामिड होता है, कौन सीधा बनेगा कौन उल्टा बनेगा, बहुत सारे प्रश्न उससे आए, उसको अलग से देखेंगे। तो यानी यहाँ अलग उपभोक्ता, जैसे मैंने कहा जंतु के संदर्भ में, वियोजक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर है, इसमें सूक्ष्म जीव, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जीवाणु, बैक्टीरिया की बात करेंगे, प्रोटोजोआन की बात करेंगे, फंजाई जो है, वायरस है, ये सब सारे जो है आपके सूक्ष्म जीव, स्पेशली जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस वगैरह है, सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी बात करें। जब अजैव घटक की बात करते हैं, अजैव घटक की बात करते हैं तो इसमें अजैव घटक की जब बात करेंगे, इसमें प्रकाश, तापमान, वर्षा या जल, जो भी कह लीजिए, वर्षा, मृदा, ढाल, उच्चावच, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो कि पर्यावरण का घटक है, वही परिस्थिति का भी देखिए आप यहाँ घटक है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी। अब जैसे कहा मैंने, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी की जब हम बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र
छोटे से भी सिस्टम में हो सकता है, जैसे मैंने कहा एक पेड़ का पारितंत्र हो सकता है, एक तालाब का पारितंत्र हो सकता है, ठीक है। एक पूरे जैसे मैंने कहा कि भूमध्य रेखीय वर्षा वन, ये पूरा का पूरा एक पारितंत्र हो सकता है। तो इकोसिस्टम छोटा या बड़ा हो सकता है, इकोसिस्टम छोटा या बड़ा हो सकता है। तो उसमें अंतर, उसको भी हम लोगों को समझना होगा, उसको एक एक करके देखेंगे। ये अजैव घटक है सारी चीजें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है कि जिसमें केवल अजैव घटक हो या केवल जैव घटक, ठीक। तो यही जो आपसी अंतर संबंध है, यानी जैव और दोनों चीजें हैं। यानी जैव जो आप देख रहे हैं, जंतु, बहुत सारे जंतु हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, आप देखिए। तो जंतुओं का आपस में भी अंतर संबंध है। जैसे मानव है तो केवल ऐसा नहीं कि केवल मानव से, एक मानव दूसरे मानव से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एक मानव का दूसरे मानव से भी, वो अलग बात है, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए मानव मानव से इंटरेक्ट करेगा, तो आगे हम लोग बात करेंगे उसमें, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी भी आती है। लेकिन मानव का अन्य जंतुओं से भी जो है इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अन्य जंतु का दूसरे जंतु से भी इंटरेक्शन होता है, और उसके साथ साथ उसका सभी का फिर पर्यावरण से भी क्या है, इंटरेक्शन होता है। तो यानी जैव घटकों का आपसी इंटरेक्शन भी है, और उनका सभी का क्या है, अजैव घटकों से भी क्या है, इंटरेक्शन होता है। तो ये जो कंप्लीट जो आप देख रहे हैं, इसमें एक फंक्शन जो कार्य है, जो एक तंत्र की तरह इसका जब हम बोध, जैसे हमने पहले ही कहा कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिए कि एक प्रकार का ये प्रकार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट, यानी इसमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही, इसमें लगातार कुछ ना कुछ हलचल हो रही, लेन देन हो रहा है जंतु जंतुओं के बीच, जंतु का पर्यावरण के बीच, ठीक है। बारिश आ रही है, मिट्टी में कहीं कहीं भूमिगत जल के रूप में जा रही है, ठीक है। वो पेड़ पौधे ले रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो जल वापस जा रहा है। तो हम आप जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपस में चलती रहती हैं। तो ये पूरा जो तंत्र है, एक प्रकार से जो फंक्शन है, प्रकार है, या कह लीजिए जो पूरी तरह से एक फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य लगातार करता रहता है, ठीक। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें जो है आगे हम लोग जब इसका एक पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा अध्ययन करेंगे, तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको थोड़ा सा संकेत दिया था, अब आपको विस्तार से बताएं, इसमें एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक जाएंगे। जैसे जब हम छोटी यूनिट की बात करते हैं तो कि इंडिविजुअल या जीव की बात करते हैं। जैसे कोई भी एक जीव, कोई भी एक पर्टिकुलर जब जीव है, उसको हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब वो इंडिविजुअल की, उसकी आबादी में वृद्धि होती है, तो उसको हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जब कोई इंडिविजुअल, कोई एक जीव है, चाहे कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक हाथी, एक इंडिविजुअल, जब हाथियों की ढेर सारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसको हम क्या कहेंगे, समष्टि या पॉपुलेशन, जनसंख्या कहेंगे, ठीक। अब वो जब और आगे बढ़ेगी तो उसको हम कहेंगे समुदाय, क्या कहेंगे, समुदाय, कम्युनिटी। और आगे जाएगा तो उसको हम इकोसिस्टम, पारितंत्र कहेंगे, क्या कहेंगे। और उस बड़े लेवल पर जाएगा तो उसको हम जैवमंडल कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। बात समझ में आ रही है। यानी एक इंडिविजुअल लेवल से लेकर और जैसे जैसे आगे, यानी एक यूनिट है, इंडिविजुअल है, उसको पर्यावरण की भाषा में व्यष्टि बोलते हैं, जैसे कहते हैं व्यष्टि, एक व्यक्ति जैसे हुआ तो व्यष्टि। तो इंडिविजुअल से लेकर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, इंडिविजुअल होगा, पॉपुलेशन होगा, मैंने कहा समष्टि होगा, फिर समुदाय होगा, समुदाय से और आगे जाएंगे पारितंत्र, फिर जैसे आगे मैंने कहा बायोम, पारितंत्र, बायोम, और आगे जाएंगे तो बायोस्फीयर, जैवमंडल। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका विविधीकरण, या कह लीजिए इसमें क्या होगा, जैव विविधता बढ़ती चली जाए, जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। तो उसको एक एक करके हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। तो सर ये भी बता के जाना कि यूपीएससी इस विषय में अभ्यर्थी से क्या उम्मीद करता है। जो उम्मीद करता है बेटा वही तो अभी तक बता रहे, ठीक। अलग से क्या उम्मीद, आप यही तो बताया आपसे कि समझ होनी चाहिए पूरे मुद्दे की, ठीक है। पूरे मुद्दे की समझ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितना टॉपिक आपको बताया है, इसका ट्रेडिशनल क्या है, फिर करंट में कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों, यानी ये तो ट्रेडिशनल टॉपिक है आपका, जितना टॉपिक बताया आपको वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद करंट में क्या कहाँ चल रहा है, उससे संबंधित कौन सी चीज, ठीक। जैसे जंगल में आग लग गई, क्यों लगी, क्या कारण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे यूपीएससी जो चाहती है उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे, पिक्चर एकदम क्लियर होती चली जाए।